जी नमस्कार दोस्तों। हाँ बेटा, आज आपकी एक्सरसाइज हाँ छठवीं चालू हो रही है। ठीक है, त्रिभुज। ठीक है। हाँ, देखोगे इधर। देखो देखिए, त्रिभुज को समझने से पहले हम क्या समझेंगे बेटा? बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज क्या होता है? देखो देखिए, रेखाखंडों से बनी साधारण वक्र बंद वक्र आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। बेटा किससे बनी होती है? ये रेखाखंडों से, लाइन सेगमेंट से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा? ये लाइन सेगमेंट से बनी होती है। हाँ, ऐसी फिंगर जो कैसी हो? बंद हो। कैसी हो बेटा? बंद हो। उसे हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ले लो, कोई भी फिगर है, ये है, ये है, ये एक देखो देखिए रेखाखंडों से मिलकर बनी है। देखो, चार रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए हम इसको चतुर्भुज बोल देते हैं। और ये इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम त्रिभुज बोल देते हैं। जैसे मान लेते हैं, हाँ, जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसको हम बहुभुज बोलेंगे। जैसे आप ये ले लो, केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। अगर मान लेते हैं, हाँ, आपने एक वर्त बना दिया, सर्किल बना दिया, जैसे आपने ये बना दिया, ये बहुभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये रेखाखंड से मिलकर बना हुआ नहीं है। जो रेखाखंडों से मतलब ऐसे, ऐसे, हाँ, इन लाइन सेगमेंट से जो बनी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, खुली आकृति भी नहीं। तो इसके लिए देखो देखिए, बहुभुज क्या होता है? कम से कम आपको कितने, कोई भी आपको बंद बहुभुज बनाना है तो कम से कम कितने रेखाखंड चाहिए आपको? तीन या तीन से अधिक। तीन या तीन से अधिक, क्योंकि दो रेखाखंडों से कोई आपको बंद आकृति नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए पूछा जा सकता है, बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होती है? तीन रेखाखंडों की आपको आवश्यकता होती है। जैसे इसने बोला है साधारण वक्र भी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ऐसे नहीं ऊट पटांग आपने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, है ना? ये रेखाखंड ही तो है। हाँ, आपने इसको ऐसे मिला दिया, आपने इसको ऐसे मिला दिया, ये बहुभुज नहीं कहलाएगा, लेकिन सिंपल होना चाहिए। ठीक है, जितना सिंपल होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, आगे बात सुनने। ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? अब बहुभुज जिसमें तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जिसकी देखो देखिए, बहुभुज होते हैं जिसमें भुजाएं कहाँ से होती है बेटा? कितने रेखाखंड होते हैं? तीन या तीन से अधिक। यदि इसमें तीन यदि इसमें तीन रेखाखंड है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? त्रिभुज बोलेंगे। तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति को क्या बोलेंगे हम बेटा? त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं, एक रेखाखंड ये हो गया, दूसरा रेखाखंड ये हो गया, और तीसरा रेखाखंड ये हो गया, त्रिभुज हो गया ये। एक रेखाखंड, दूसरा और तीसरा, बंद आकृति, बंद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज। तीन रेखाखंडों से मिली हुई बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। आगे देखो देखिए, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मान लेते हैं ये एंगल होगा, ये भी एंगल होगा, और ये भी एंगल होगा। ए बी सी, तीनों एंगल का योग कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, आगे बात में। और कोण किसे कहते हैं? देखो देखिए, एंगल किसे कहते हैं? आप देख रहे हो ये भी कोण है, आप देख रहे हो ये भी क्या है? कोण है। सभी कोण ही तो है, एंगल ही तो है बेटा। इस एंगल किसे कहते हैं? तो आपने देखा है एंगल क्या होता है? एक रेखाखंड तो आप देखो ये है, दूसरा रेखाखंड क्या है? ये है। इन दोनों के बीच के झुकाव को क्या बोलेंगे हम? कोण बोलेंगे। इसका मतलब हो गया, कोण किसे कहते हैं? दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को हम क्या बोलेंगे बेटा? एंगल बोलेंगे। ठीक है, दो रेखाखंडों के बीच के, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं बेटा? कोण कहते हैं। ठीक है, हाँ, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को क्या बोलेंगे हम? कोण बोलेंगे। और त्रिभुज देखो, बहुभुज क्या कहलाता है? रेखाखंडों से बनी साधारण बंद आकृति। ठीक है, हाँ, तो बहुभुज बनाने के लिए आपको कम से कम देखो देखिए, दो रेखाखंड आपके पास, हाँ, इसे आप बंद आकृति बना नहीं सकते, ये तो खुला रहेगा। तो बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होती है बेटा? तीन की। तो तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को क्या बोलेंगे आप? बहुभुज बोलेंगे। अगर तीन रेखाखंड है, हाँ,
तीन रेखाखंडों से मिली हुई बंद आकृति है, कोई बहुभुज है, इसको हम त्रिभुज बोलेंगे। अगर इसमें चार रेखाखंड आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। और देखो देखिए इसमें और आपको समझाता हूँ उसमें और क्या क्या समझना है। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो इसमें आपको और क्या समझना है। आप देखो देखिए, त्रिभुज क्या होता है, तीन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है बेटा। त्रिभुज क्या होता है, तीन रेखाखंडों से मिली हुई बंद आकृति को क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज बोलेंगे। और इसमें तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं बेटा, तीन कोण होते हैं। और क्या होता है, तीन भुजाएं होती है, तीन कोण हो गए, और तीन क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसे बोलते हैं, वर्टेक्स। बेटा वर्टेक्स किसे बोलते हैं, जहाँ पे दो रेखाखंड मिलते हैं। देखो देखिए एक रेखाखंड, देखो शीर्ष, देखो ये त्रिभुज था, एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड ये है। ये दोनों रेखाखंड जहाँ पे मिल रहे हैं, जो बिंदु आएगा इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको शीर्ष बोलेंगे। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम, शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ। दो रेखाखंडों के बीच, देखो देखिए दो रेखाखंडों के मिलान बिंदु को हम क्या बोलते हैं बेटा, शीर्ष बोलते हैं। आगे बात समझ में। चले फिर आगे, इतनी बात ध्यान। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आपको ये तो पता ही होगा, 180 डिग्री। ये तीनों मिलके कितने डिग्री के होंगे बेटा, 180 डिग्री के। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। और देखो देखिए त्रिभुज के बारे में, देखो देखिए, हाँ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज के प्रकार दे रखे आपको। किसके प्रकार दे रखे बेटा, त्रिभुज के टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, और किसके आधार पर है, देखो देखिए भुजाओं के आधार पर आपको प्रकार दे रखे हैं, है ना। हाँ साइड के आधार पर, है ना, बेस्ड ऑन साइड, साइड के आधार पर आपको ट्राइंगल के क्या पढ़ने हैं, टाइप पढ़ने हैं। देखो देखिए, हाँ एक तो एक त्रिभुज होता है बेटा समबाहु त्रिभुज, है ना। कौन सा त्रिभुज बेटा, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब हो गया बेटा समान है, सम का मतलब हो गया समान, बाहु का मतलब हो गया भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, देखो देखिए मैंने लिखा है, इस प्रकार की त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, हाँ इस प्रकार की त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है बेटा, समान होती है। ठीक है, और तीनों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर समान होती है, और प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। देखो बेटा जाहिर सी बात है, सम बाहु, सम का मतलब हो गया समान, बाहु का मतलब हो गया भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तथा तीनों कोण समान हो, तीनों कोण बराबर हो, तीनों कोण क्या हो, बराबर हो। और कितने कितने डिग्री का हो बेटा, 60-60 डिग्री के। कितने के हैं, 60-60 डिग्री के। इसको क्या बोलेंगे हम, अरे ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं के माप क्या हो, समान हो। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं हो, सभी समान भुजाएं हो, मतलब तीनों भुजाएं समान होगी, तो इसका मतलब है कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, है ना। तो इसने ऐसा लिखा है, इस प्रकार की त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों भुजाएं समान है, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण देखो देखिए बराबर होते हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, समान होती है, बताया ना, तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब है अगर आपको बोल दे ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, तो इसका मतलब वो समबाहु है। अगर आपको बोल दे, इसने बोल दे ऐसा त्रिभुज है जिनकी तीनों भुजाएं समान है, तीनों कोण समान है, तीनों कोण क्या है, बराबर है, तीनों कोण आपको बराबर बोल दे, तभी आपको ये क्या हो गया, तीनों कोण या तीनों भुजाएं समान आ जाए तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। और ये भी बोल दे प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। अब देखो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, आइसोलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम का मतलब हो गया समान, द्वि का मतलब हो गया दो, बहु का मतलब हो गया भुजाएं। ठीक है, मान दो भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी केवल, वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर होती है, या दो कोण बराबर हो, दो भुजाएं बराबर मिल जाए, या फिर आपको कोई दो कोण एंगल या दो एंगल बराबर मिल जाए, तो क्या हो जाएगी, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। मान लेते हैं आपके सामने ये दो त्रिभुज है, हाँ मैंने दे दिया आपके सामने, ये भुजा तो है बेटा 5, और ये है 6, और ये कितनी है बेटा 6। ठीक है, तो आपको देख रहे हो दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं, जहाँ पे दो भुजाएं का मान बराबर हो जाए
तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, है ना। या फिर आपको मिल सकता है जहाँ पे कोई दो दो कोण बराबर दे दे, दो एंगल बराबर दे दे, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया ये 60 का है और ये भी कितने का है, 60 का। वह त्रिभुज जिसके दो कोण, नहीं नहीं 60 नहीं लेते हैं, ठीक है, वरना संभव बन जाएगा, ठीक है। ये दे दूँ मैं 50 का और ये भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री। जहाँ पे दो कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो दो कोण आपको बराबर दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा बेटा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब बताओ देखिए, क्या समद्विबाहु त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहता है भाई, मुझे समद्विबाहु कहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे समद्विबाहु त्रिभुज कहने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो देखिए, एक सेकंड, क्या आप बताओ मेरे को, क्या समबाहु त्रिभुज को आप संधिबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हो क्या, बताओ मेरे को। समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हो क्या। देखो देखिए, समबाहु त्रिभुज बोलता है भाई, देख मुझे बनाने के लिए दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या बताओ बेटा, इसमें दो भुजाएं बराबर नहीं है क्या। देखो देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लेते हैं ये भी 5 की है, ये भी 5 की और ये भी 5 की। क्या हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं क्या। हाँ बेटा बोल सकते हैं। क्यों, ये बोलता है बेटा हमें बोलने के लिए मुझे दो भुजाएं बराबर चाहिए। क्या इसमें दो भुजाएं बराबर नहीं है क्या, है। अरे दो से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दो भुजाएं तो बराबर है। तो दो भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं। या दो कोण, क्या बताओ, ये 60 और ये 60, दो कोण बराबर नहीं आ रहे क्या, दो कोण बराबर नहीं आ रहे क्या, आ रहे हैं ना। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। क्या समद्विबाहु त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। क्यों, देखो देखिए, समद्विबाहु तो बोलता है, देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी केवल दो ही भुजाएं बराबर हो, 6 6 और 5, या दो कोण बराबर हो, ठीक है। अभी बताया मैंने, ये 50 डिग्री का और ये भी 50 का, ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ ये कितने का बचेगा बेटा, 80 का। देखो यह है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है, समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर है या दो कोण है। क्या इसको आप समबाहु बोल सकते हो क्या, ये समबाहु बोलता है। इसको समबाहु बोलने के लिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या तीनों भुजाएं बराबर है क्या, तो इसलिए हम इसको समबाहु नहीं बोल सकते। क्या तीनों कोण बराबर है क्या, नहीं है, तो इसलिए हम समबाहु नहीं बोल सकते। इसलिए क्या होता है कि बेटा, हाँ, इसलिए समबाहु त्रिभुज को आप समद्विबाहु बोल सकते हो, जबकि इसको आप नहीं बोल सकते हो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको क्या बोल सकते हो बेटा, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, जबकि आप इसको समबाहु नहीं बोल सकते, समबाहु त्रिभुज नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, इसको समबाहु त्रिभुज नहीं बोल सकते। आगे बात समझ में। अब देखो देखिए, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु का मतलब क्या है ना, अलग अलग, अलग 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 भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, वह है त्रिभुज की कोई भुजाएं बराबर नहीं हो, वह त्रिभुज की कोई भुजाएं बराबर नहीं हो, या तीनों कोण क्या हो, अलग अलग हो। इसका मतलब है बेटा, ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसकी तीनों भुजाएं का मान अलग अलग हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, या तीनों कोण क्या हो बेटा, अलग अलग हो, या तीनों कोण कितने का हो, अलग अलग हो। जैसे मैंने दे दिया 30 70 और ये हो गया 80, ठीक है। तीनों कोण कितने का हो, अलग अलग हो, ठीक है। तीनों कोण अलग अलग आ रहे हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। आगे चले फिर, चलते फिर आगे। हाँ देखो देखिए, आगे क्या दे रखा है बाबूजी ने, इस महात्मा ने क्या दिया आपको। हाँ, अब देखो देखिए, हमने भुजाओं के आधार पे तो पढ़ लिया। त्रिभुज के तीन टाइप होते हैं भुजाओं के, साइड्स के आधार पर, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पे हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर, टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना। एंगल के आधार पर हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर, है ना, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो होता है बेटा न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण एक्यूट एंगल क्या होता है ये, हर वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो,
ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों मान क्या हो बेटा, 90 डिग्री से कम हो। एक भी कोण, तीन कोण आते हैं त्रिभुज में, और तीनों कोण क्या होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री से कम। ये भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री से कम, और ये भी 90 डिग्री से कम। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज बनाया मैंने, अभी बनाया मैंने, ये 30 और ये 70 और ये 80, तीनों कोण 90 डिग्री से, कोण 90 डिग्री से कम है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, आगे बात सुन में, इतना ही है इसमें। समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण, केवल एक मात्र, एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, केवल एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये कोण मान लेते हैं, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण क्या है बेटा, 90 डिग्री का है। केवल एक कोण अगर आपको 90 डिग्री दिख गया, दो तो दिखेंगे नहीं, ठीक है, जहां पे एक कोण आपको 90 डिग्री दिख गया वहां पे क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा बेटा, समकोण त्रिभुज होगा। अब देखो, देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, पहले ये देखो, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। इसका मतलब हो गया एक कोण क्या आ जाए बेटा, 90 डिग्री से अधिक आ जाए। एक कोण देखो, देखिए ये 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, मान लेते हैं ये 100 है, ठीक है, ये मान लेते हैं 60, इसको मान लें हम 40, हाँ, इसके हो गया 20 मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक कोण आपको 90 डिग्री से अबाउ दिख जाए, है ना, ए ट्राइंगल हुज एन वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, है ना, एक कोण जब 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, 90 डिग्री से अधिक मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, देखिए आगे मैंने बोला था समकोण त्रिभुज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है ये समकोण त्रिभुज, एक मिनट, समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखो मैंने बताया था, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का मिल जाए, ठीक है। ओहो, काम करते हैं ना, हमारे पास जुगाड़ है, शेप है, तो हम ऐसा क्यों करें, ये रहा, टिक टॉक टिक, है ना, ऐसा त्रिभुज, क्या हो गया भाई, साइज नहीं बढ़ रहा है ना इसका। हाँ, देखो, देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसका एक कोण है, का एक कोण कितने डिग्री का आ रहा है बेटा, 90 डिग्री का आ रहा है। एक कोण कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का। मान लेते हैं इस एंगल को नाम दे देते हैं हम ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी, और इसको क्या नाम दे दे बेटा, सी, है ना। समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, देखिए क्या है, आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है बेटा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, कितना होता है बेटा, 180, 180 होता है। अगर मैं 180 को मैं दो भागों में तोड़ता हूँ बराबर, तो ये कितना हो गया, 90, और ये कितना हो गया बेटा, 90 हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब देखो, देखिए, हाँ, अब आपको पता है केवल अकेला एंगल बी है, टोटल है 180, है ना। परिवार में 3 सदस्य हैं और जमीन है इनके पास 180 बीघा। अब देखो, अकेला बी 90 लेके चले गया, अकेला बी, देखो देखिए 90 डिग्री है अकेला बी। जो बाकी का 90 हिस्सा बचा है वो किसके पास आएगा बेटा, ए और सी के पास आएगा। किसके पास आएगा, ए और सी के पास आएगा। अब देखो, देखिए 180 का हाफ, आधा हिस्सा देखो, देखिए ये बी ले गया, है ना। तो आधा हिस्सा बचा है वो ए और सी के पास जाएगा। इसका मतलब 90 में से टुकड़े होंगे, कुछ इसके पास आएगा, कुछ इसके पास आएगा। मान लेते हैं इसके पास 1 डिग्री आ गया, तो इसके पास कितना आ गया, 89। इसके पास 2 डिग्री आ गया, इसके पास 88 आ गया। अगर मान लेते हैं इसके पास 30 डिग्री आ गया, तो इसके पास कितना आएगा, 60 आएगा। दोनों के पास बराबर भी आ सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, लेकिन देख रहे हो आप, मतलब प्रत्येक के पास 90 से कम ही आंसर आएगा। प्रत्येक के पास क्या आएगा बेटा, 90 से कम ही आएगा, मतलब इससे तो कम हिस्सा आएगा बेटा। 180 में से आधा हिस्सा तो ये ले गया, आधा बचा जो दोनों में बटेगा, इसका मतलब इससे तो दोनों से कम ही आएगा। इन दोनों के पास 20 से तो कम ही आएगा ना बेटा। हाँ, ये बी 90 डिग्री है,
तो इसका मतलब है ए के पास भी 90 से कम आएगा और सी के पास भी क्या आएगा बेटा, 90 डिग्री से कम आएगा, आएगा ना, दोनों के पास 90 डिग्री से कम आएगा। अब देखो, देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अब देखो, देखिए, हाँ ये आगे बात में, अब देखो आप इसको मैं मिटा देता हूँ, कर देता हूँ, देखो देखिए, हाँ समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, देखो देखिए बेटा, हाँ ये क्या होती है, इस भुजा को हम क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं, आधार, बेस, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, ये इस रेखा के ऊपर क्या है, लंब होता है। अब देखो देखिए, अब बताओ बेटा, जो मेंबर, देखो देखिए ये 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री से कम में आंसर आएंगे हमेशा, ये कौन 90 डिग्री से कम आएगा, ये भी क्या आएगा, 90 डिग्री से कम आएगा। सबसे बड़ा कौन कौन सा है, ये है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा कौन है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी बेटा, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और बेटा परिवार में जो सबसे बड़ा आदमी होता है उसी की ज्यादा चलती है। यहाँ पे परिवार में सबसे बड़ा आदमी कौन है, देखो देखिए, धन दौलत किसके सामने आई, सब किसके पास ज्यादा आई, बी के पास आई ना ज्यादा, तो इसकी ज्यादा चलेगी ना, जिसके पास पैसा, ठीक है, हाँ, तो ये तमाशा दिखाएगा। अब बी के पास सबसे ज्यादा धन दौलत है तो बी की चलेगी ना, बी की चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके सामने, ठीक है, तो इसकी समूह भुजा कौन सी बेटा, कर्ण है, कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है बेटा, कर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्ण। देखो देखिए, क्यों, देखो देखिए रीजन लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि कर्ण का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण 90 डिग्री का ना, अन्य दोनों कोणों से, दोनों कोणों से, अन्य दोनों कोणों से अधिक है ना, होता है। कोई पूछ ले आपसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बेटा, कर्ण है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा है, क्यों है, क्योंकि इसका सम्मुख कोण, इसका है ना, सामने वाला पावरफुल आदमी है, 90 डिग्री का है, सबसे ज्यादा हिस्सा इसके पास है, सबसे ज्यादा पैसा इसके पास ही है, ठीक है, हाँ, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, क्योंकि इसका कर्ण का सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण सबसे बड़ा है, अन्य दोनों कोणों से क्या है, बड़ा है। जो कोण जितना बड़ा होगा उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी बेटा, उतनी ही बड़ी होगी। अब देखो देखिए, मैं आपको इस आधार पे आपको एक प्रश्न करवाता हूँ मैं आपसे, देखो देखिए, मैंने दे दी, ये 40 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है और ये क्या है, 80 डिग्री का है, ठीक है, तीन कोण दे दिए मैंने, है ना, ए बी सी, तो मैंने बता दिया भाई, एंगल दे दिए मैंने आपको, 4 डिग्री का, 40, 80 डिग्री, तीनों एंगल दे दिए बेटा आपको मैंने। अब बताओ देखिए, मैंने बोल दिया इस त्रिभुज की भुजाएं, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं बेटा 7, 12, 9, कितनी है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं 7, 12 और कितनी है, 9 है। तो आपको बताना है ए बी का मान कितना होगा, बी सी का मान कितना होगा और ए सी का मान कितना होगा, है ना, हाँ। अब बताओ देखिए, ए बी ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी भाई, ये 7 होगी या 12 होगी या 9 होगी, ये 7 होगी, 12 होगी या 9 होगी। अब देखो देखिए, मैंने अब भी समझाया है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसकी ज्यादा चलती है। तो अब देखो देखिए, सबसे बड़ा कौन कौन सा है यहाँ पे, 80 डिग्री है, तो इसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी ना, ये कौन जितना बड़ा होगा उसकी सम्मुख भुजाएं भी उतनी बड़ी होगी, है ना। सबसे बड़ा कौन 80 डिग्री है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी सबसे बड़ी आनी चाहिए, 12 आएगी ना। अब देखो देखिए, सबसे छोटा कौन कौन है, ये है 40 डिग्री, तो इसकी सम्मुख भुजा भी सबसे छोटी आनी चाहिए। इसमें से सबसे छोटी कौन सी है बेटा,
7 है। अब देखो देखिए ये बीच में है ना, ये बीच का प्राणी है, तो कौन भी इन दोनों में बीच की भुजा कौन सी है, ना बड़ी ना छोटी, कौन सी है बेटा 9, जो बच गई जो वो आगे 9। आगे बात समझ में, जो कौन जितना बड़ा रहेगा उसकी समूह भुजाएं भी क्या होगी बेटा उतनी ही बड़ी रहेगी। ठीक है, चले आगे फिर। हाँ अब देखो देखिए हो गया पीछे का। हाँ त्रिभुज का परिमाप। देखो देखिए परिमाप क्या होता है ना, मैंने पहले भी समझाया। परिमाप का मतलब हो गया मापना, ना। परि का मतलब हो गया बाहर, बाहर का माप, बाहर का माप का मतलब हो गया माप, बाउंड्री। जैसे आप खेतों में तारबंदी करते हैं है ना, बाहर बाहर का माप है, उसको क्या बोलेंगे हम परिमाप बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं आपका खेत इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार के 2 खेत हैं, 3 बनाए क्या, देखो देखिए। तो आपको इसको परिमाप पूछ लिया है, आपको बेटा तारबंदी स्टार्ट करनी है, तारबंदी करनी है इसके ऊपर, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर जाओगे, इधर करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे, पूरे खेत की तारबंदी होगी बेटा, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं इन, हाँ, इस दूरी को क्या बोलेंगे बेटा परिमाप बोलेंगे। ऐसा नहीं आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप इसके भी यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो, तो ये परिमाप में ऐड नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो दी त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालोगे। एक त्रिभुज है, ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी, और इसको नाम क्या दे दे बेटा सी। हाँ, तो देखो देखिए, तो इसके वही है तारबंदी करनी है, तो ऐसे ही करोगे बेटा, ऐसे ही करोगे ना, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, और ऐसे करोगे। तो तीनों भुजाओं की देखो देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप कैसे आएगा बेटा, ए बी को जोड़ोगे प्लस बी सी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। मान लेते हैं ए बी है 5 है, ये मान देते हैं 5, ये 6 है, और ये 7 है ना। तो ये हो गया 5 प्लस ये कितना हो गया, बी सी 6 है, और ये कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 18। अब जाहिर सी बात है दूरी किस में आती है, मात्रक में आती है ना, तो यहाँ पे लगा दोगे मात्रक, यूनिट, ठीक है, इकाई, ठीक है, 18 मात्रक हो गया। आगे बात में, तो ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। देखो देखिए आगे चलते हैं फिर। अब देखो देखिए आपके सामने है त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज का कोई शीर्ष है, जाहिर सी बात है बेटा त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं, 3 है। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3 शीर्ष है। यहाँ पे भी 3 शीर्ष है, 1 2 3। त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से इसकी समूह भुजा पे के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। देखो देखिए, मान लेते हैं आप ये शीर्ष ले रहे हो, इसके सामने की भुजा कौन सी है, यही है, ये है समूह भुजा, है ना। त्रिभुज के शीर्ष से, अब देखो देखिए इस भुजा का मध्य बिंदु, मान लेते हैं ये भुजा 10 मीटर की है, कितने मीटर की बेटा 10 की, तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु कितना आएगा, यहाँ पे इधर भी 5 होगा, और इधर भी कितना होगा 5 होगा। इस त्रिभुज के इस शीर्ष से मिलाने वाली इस भुजा का मध्य बिंदु को, इस भुजा का मध्य बिंदु अगर मान लेते हैं पूरी 5 10 है, तो इधर 5 हो जाएगी और इधर 5 हो जाएगी। तो देखो देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज की माध्यिका बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, त्रिभुज की माध्यिका बोलेंगे। ये मान लेते हैं पूरी 20 है, ये भुजा कितनी है बेटा 20 है, तो इसका मध्य बिंदु कहाँ पे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इधर भी 10 बचेगा और इधर भी कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो देखिए इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम बेटा, त्रिभुज की माध्यिका बोलेंगे, त्रिभुज की माध्यिका। ठीक है, अब जरूरी नहीं आप यहाँ से इसको मिला सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। देखो देखिए, हाँ, अब देखो ये भी त्रिभुज का शीर्ष है, ये भी क्या है त्रिभुज का शीर्ष है, ये है ना बेटा त्रिभुज का शीर्ष है। हाँ, शीर्ष से मान लेते हैं ये सम्मुख भुजा है, ये 30 की मान लेते हैं, कितनी की बेटा 30 मीटर की मान लेते हैं, 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये बताओ इसका मध्य बिंदु कहाँ पे होगा, बीच में आएगा। इसका मतलब इधर भी 15 बचेगी और इधर भी क्या बचेगी बेटा 15 सेंटीमीटर, और इधर भी 15 सेंटीमीटर। तो देखो देखिए इस शीर्ष से, देखो त्रिभुज के शीर्ष से इसकी समूह भुजा, अरे इसके सामने कौन बैठा है, यही है समूह भुजा, हाँ, के मध्य बिंदु को, इसका मध्य बिंदु कौन सा ये है, को मिलाने वाली रेखा को क्या हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज की माध्यिका बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे बेटा, त्रिभुज की माध्यिका बोलेंगे। बस आगे बात में,
त्रिभुज की माध्यिका है। इसके अलावा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। त्रिभुज की माध्यिका वो होती है जो सम्मुख भुजाओं को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है ना। मीडियम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चले आगे, अगला सवाल देखो। हाँ, त्रिभुज का शीर्ष लंब, देखो देखिए यहाँ पे लंब का मतलब आ गया परपेंडिकुलर वर्टेक्स, है ना। अब देखो देखिए, हाँ, एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है? त्रिभुज के एक शीर्ष से, वहां पे यहाँ पे भी शीर्ष की बात हो रही है, मान लेते हैं त्रिभुज के एक शीर्ष से, ये शीर्ष हो गया इसका। त्रिभुज के एक शीर्ष से समूह भुजा पर खींची गई लंब रेखा, समूह भुजा है, इसके सामने भुजा है ये है, तो इसकी समूह भुजा से यहाँ से खींची गई लंब रेखा, यहाँ से आप एक लंब रेखा खींच रहे हो, बिल्कुल सीधी है। तो जहाँ पे 90 डिग्री का बन जाए वो लंब रेखा होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज का शीर्ष लंब बोलेंगे। अब आपको कोई कोई क्या आते हैं कि एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, ये भुजाओं को भी दो भागों में बांट रही होगी। अरे नहीं बांट रही, इसने बोला है त्रिभुज का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब होता है बेटा एक सीधी रेखा बेस, परपेंडिकुलर, है ना, वर्टेक्स, ठीक है। इस शीर्ष से एक सीधी रेखा खींचोगे जो सम्मुख भुजा पे क्या डालेगी बेटा? लंब डालेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये है, यहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इस भुजा से आपको लंब डालना है सीधा, इस शीर्ष से आप सीधा लंब डालोगे तो कहाँ पे आएगी बेटा? ये आएगी ना। अब बताओ, देखिए त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रही है क्या? इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है क्या? नहीं बांट रही। तो ये होता है ना, त्रिभुज का शीर्ष लंब। एक शीर्ष से समूह भुजा पर आपको लंब डालना है। क्या डालना है बेटा? लंब डालना है, ठीक है। आगे प्रश्न में, हाँ, अब देखो देखिए, मैं यहां से इसको, ये भी एक शीर्ष है, तो यहां से भी मैं एक लंब डाल रहा हूं, ठीक है। ये ये लंब डाल दिए मैंने, ठीक है। अब जरूरी नहीं ये इसको दो भागों में बांटे या ना बांटे, जितना बोले उतना ही काम करना है। त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है? किसी भी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है बेटा? शीर्ष लंब होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, चले फिर आगे। हाँ, अब देखो अगला सवाल। त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, है ना। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एक होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। कोण समद्विभाजक क्या होता है? देखो देखिए, अब मान लेते हैं ये कोण 4 डिग्री का है। कितने डिग्री का बेटा? 4 डिग्री का। कितने का मान बता दिया मैंने? ये 4 डिग्री का है। अब एक ऐसी रेखा खींचो, आप क्या करो बेटा? एक ऐसी रेखा खींचो, तो मैंने खींच दी। एक ऐसी रेखा खींचो जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, जो कोण को क्या कर दे? दो बराबर। ये 60 का था तो यहाँ पे 30 का बच गया, और ये भी कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री का हो गया ना। हाँ, तो मतलब आपको इतना दिमाग लगाना है, त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, है ना। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो कोण को दो बराबर ऐसी रेखा जो कोण को दो बराबर बराबर भागों में क्या कर दे? बांट दे, ठीक है, विभाजित कर दे, है ना। ए लाइन, है ना, वर्टेक्स एंगल है। देखो देखिए, अब देखो देखिए, अब जैसे मान लेते हैं ये कोण मान लेते हैं कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का। तो मैं एक ऐसी रेखा खींच रहा हूँ जो इसको दो बराबर भागों में 40 40 होगी, ठीक है, 40 40 होगी, ठीक है। तो ये त्रिभुज का कोण समद्विभाजक हो गया, ऐसी रेखा जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है। आगे चले तो इसको, हाँ, एंगल बाई सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो देखिए, ओहो, समरूपता, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेस, सर्वांग सम, ठीक है, समरूपता और सर्वांग समता, ठीक है। ये क्या होता है? देखो देखिए, इसके युद्ध में, हाँ, अब देखो देखिए, इनके बीच हम घमासान युद्ध देखेंगे। कैसा युद्ध? देखते जाओ कैसा युद्ध देखते हैं। किसे कहते हैं? और सर्वांग समता। देखो देखिए, मेरे को आप एक बात बताओ, रामायण देखिए आप सभी लोग ने? रामायण देखी है? नहीं देखी है तो बेटा देख लो जाके, ठीक है। हाँ, उसमें एक चीज तो जरूर देखना, आपने बजरंग बली का नाम सुना है? हनुमान जी, हनुमान जी, नाम सुना है बजरंग बली का? क्या करते हैं वो? क्या करते हैं वो? हाँ, आपने देखा होगा, लक्ष्मण जी मूर्छित तो हो जाते हैं, मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं, तो हनुमान जी जाते हैं, ठीक है, पर्वत उठाने, ठीक है। हाँ, तब क्या करते हैं? पर्वत को उठाते हैं, तब क्या करते हैं बेटा? अपना आकार बढ़ाते हैं, वो बढ़ाते हैं अपना आकार। तो आप एक बात बताओ, हाँ,
जब बढ़ाते हैं तो अपना आकार बढ़ाते हैं, तो आप देखो देखिए जब वो अपना आकार बढ़ाते हैं, उनको पर्वत उठाना है एक हाथ से ऐसे, ठीक है। तो आकार बढ़ाते हैं तो क्या होता है भाई, जब आप आकार को बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, सारे अंग, शरीर के जितने भी अंग है एक समान रेशियो में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। समान रेशियो में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है हनुमान जी को इस हाथ से तो पर्वत उठाना है, इस हाथ का क्या काम है, ये हाथ को छुटा ही रह गया है ना, इस हाथ का काम नहीं था, फिर भी इसने इस हाथ का भी आकार बढ़ाना। जैसे वो अपना आकार बढ़ा रहे तो शरीर के सारे अंग क्या होंगे, बराबर अनुपात में क्या होंगे, बढ़ेंगे। उनकी आंखें भी बढ़ेगी, उनके नाक भी बढ़ेंगे, कान भी बढ़ेंगे, है ना, उनकी सिलाएं भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। उनके बाल भी बढ़ेंगे, आगे पास में उनकी पूंछ भी बढ़ेगी। सारे समान रेशियो में बढ़ते हैं बेटा। ऐसा तो नहीं है एक हाथ तो हो गया लंबा और एक हाथ रह गया इतना सीख, ऐसा तो नहीं हुआ ना, ठीक है। काम तो उनका एक हाथ से ही था, फिर भी ये हाथ बड़ा था ना। तो ये देखो देखिए, तो आपको दो ही चीज ध्यान रखनी। जड़ हनुमान जी देखो देखिए, मान लेते हैं वो इतने आकार के हैं, ठीक है, अभी इतने आकार के हैं। क्या है देवा, अभी हनुमान जी इतने आकार के हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला जय श्री राम, क्या बोला, जय श्री राम। तो उसने अपना आकार एकदम डबल कर लिया। क्या कर लिया बेटा, एकदम डबल कर लिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये भुजा 5 4 3 थी, तो एकदम डबल कर लिया। तो डबल, ये 5 की कितनी होगी बेटा, 10 होगी। और ये कितनी हो जाएगी बेटा, 4 की 8 हो जाएगी, ये 3 की 6 हो जाएगी। एकदम क्या हो गया, डबल हो गया। बेटा अपना आकार बढ़ाएंगे तो सभी भुजाएं समान अनुपात में, समान रेशियो में क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। हाँ, अभी हनुमान जी इतने हैं, अपना आकार डबल कर लिया, ठीक है, कितना, 2 गुना कर लिया, ठीक है। तो अब बता दे कि ये होगा, ये कंडीशन होगी। अब मान लेते हैं इसको नाम दे देता हूं मैं ABC, इसको क्या नाम दे दूं मैं, PQR, ठीक है तो दोनों ही हनुमान जी है, तो दोनों ही हनुमान जी है ना। ये तो पहले छोटे थे, अब जय सिया राम का नाम, राम का नाम लेके देश, दो 2 गुना आकृति क्या होगी, बढ़ा दी। अब देखो देखिए इसके भुजाओं का अनुपात देखते हैं। देखो देखिए, आप देखो देखिए AB अपॉन इस भुजा का अनुपात इसके अनुपात में होगा ना बेटा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात ही होगा बेटा। हाथ का अनुपात हाथ से नापोगे ना, ऐसा नहीं हाथ का अनुपात और पैर का अनुपात ले लो तो सही थोड़ी ना होगा, गलती आएगा ना। तो AB अपॉन क्या होगा बेटा, PQ। तो AB का मान कितना है, 4, PQ का मान कितना है बेटा, 8 है, ठीक है। इसको आप काटोगे तो कितना आएगा बेटा, 1/2। अब देखो देखिए मैं ले रहा हूँ BC, BC अनुपात में कौन सी रेखा आएगी, ये आएगी, ये आएगी ना, BC अपॉन QR। BC का मान कितना है, 5 है, और QR का मान कितना है बेटा, 10 है। इसको भी आप काटोगे तो कितना आएगा बेटा, 1/2। अब देखो देखिए, हाँ अब देखो देखिए एक और चीज होगी, मान लेते हैं AC अपॉन, कौन सी बच गई, ये बच गई ना, AC अपॉन क्या हो गया, PR, है ना। AC का मान 3 है और ये कितना हो गया, 6। इसको भी काटोगे तो कितना आ गया, 1/2। तो आपने एक चीज देखी कि आपने तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, 1/2, 1/2 और 1/2। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है बेटा, बराबर आ रहा है। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। देखो देखिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको, देखो 1/2 आ रहा था, अब देखो आप, अब एक बार और देखो, समरूपता जिनकी मैं कभी नहीं भूलोगे। देखो देखिए अभी तो हनुमान जी इतने थे, मैंने आपको बताया था 5 4 3, इसको नाम दिया मैंने ABC। अब इन्होंने राम का नाम लिया, है ना। तो बताओ देखिए उन्होंने अपनी आकृति मान लेते हैं 5 गुना बढ़ा दी, 5 बनाए कि 10 गुना बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, तो 5 का 50 कर दिया, 10 गुना आकृति बढ़ा दी। पर्वत उठाना है तो ठीक है, तो 40 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 × 4 का 40 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। अब देखो देखिए इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात आएगा, है ना। सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, इससे छोटी कौन सी है, ये, इसका और इसका अनुपात आएगा, और इसका अनुपात आएगा। तो देखो देखिए 5 बटा कितना आएगा बेटा, देखो देखिए ये हो गया ना, सबसे बड़ी भुजा ले लेते हैं पहले, BC अपॉन क्या होगा बेटा, इसको नाम दे देते हैं PQR। BC अपॉन क्या होगा बेटा, BC अपॉन QR। BC का मान 5 है, QR का मान 50 है, कितना है बेटा, 50।
आप इसको काटोगे तो ऊपर नीचे तो 1/10 आएगा। अब मैं ले रहा हूँ ए बी, इससे छोटी भुजा। ए बी कितनी है, ए बी किसके अनुपात में आएगी बेटा, पी क्यू के। तो कितनी हो जाएगी 4/40। इसको भी आप काटोगे तो कितना आएगा 1/10। अब मैं ले रहा हूँ जो बच गई भुजा ए सी, ए सी के अनुपात में कौन सी आएगी बेटा, पी आर। तो आपने देखा है 3/30। और इसको भी आप काटोगे तो कितना आएगा बेटा 1/10, 1/10, 1/10। तो आपने देखा है तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। तो समरूपता किसे कहते हैं, वह आकृति, जैसे मान लेते हैं वह आकृति जिसमें भुजाओं का अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए। भुजाओं का अनुपात क्या आ जाए बेटा, बराबर आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, समरूप है। ये आकृति क्या है, समरूप है। और समरूपता का चिन्ह कौन सा होता है बेटा, ये होता है ना। ये दोनों आकृति क्या है, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। जहां पे भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। इसको और आगे डिटेल में पर्सनल पढ़ेंगे। अब देखो देखिए सर्वांग सम आपने देखा है। अपने एक और चीज देखिए, हनुमान जी एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान जाते हैं। तो बताओ देखिए, ऐसा तो नहीं है उड़ते उड़ते उनकी पूंछ लंबी होगी, हाथ लंबे हो गए, कान लंबे हो गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप देखो देखिए, अभी तो वो इतने आकार के हैं, आगे भी जा रहे हैं वो उड़ते उड़ते, तब भी इतने आकार के रहेंगे ना। अगर उनकी भुजा, एक भुजा 5 है, दूसरी 4 है, तीसरी 3 है, तो ये भी 5 ही रहेगी बेटा, ये भी 4 रहेगी, ये भी क्या होगी, 3 होगी, ये होगी ना। अगर मैं लिख देता हूँ ए बी सी, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात लिखते हैं बेटा, ए बी अपॉन, ए बी के अपॉन में कौन सी आएगी बेटा, ये आएगी ना, पी क्यू। 4/4 इक्वल टू कितना हो जाए, 4 में 4 का डिवाइड दोगे 1, BC। BC के अपॉन में कौन सी आएगी बेटा, QR। 5/5, 5 में 5 का डिवाइड दोगे 1। और AC, AC अपॉन क्या होगी बेटा, PQ, PR। ठीक है। तो AC का मान कितना है, 3/3। 3 में 3 का डिवाइड दोगे तो 1 आएगा। अब मान लेते हैं ये भुजा 14 है, ये भुजा 15 है, ये भुजा 13 है। तो ये भी भुजा बेटा 14 होगी, 15 होगी और 13 होगी। तो यहाँ पे भी 14/14 आएगा, तब भी कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। 15/15 भी करोगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। 13/13 भी करोगे तब भी कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। इसका मतलब आप क्या समझे, इसमें तो देखो भुजाओं का अनुपात अलग हो सकता है। अभी आया था बेटा 1/2 भी आया था, 1/10 आ गया, 1/3 भी आ सकता है, 2/5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन तीनों भुजाओं का मान क्या होगा बेटा, समान होगा। तीनों भुजाओं का मान क्या होगा, इक्वल होगा। भुजाओं का अनुपात है ना, साइड का रेशियो, तीनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन आपने देखा है यहाँ पे भुजाओं का अनुपात क्या होगा, वही आकृति थी, वापिस वही आकृति है। जिस भुजा का अनुपात था उसी में उसी भुजा का अनुपात है ना, जो भुजा पहले थी अभी भी वो है। तो आपने देखा है इसमें भुजाओं का अनुपात कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है। वे दो आकृतियां हैं जिसमें भुजाओं का अनुपात कितना हो जाए, 1 हो जाए। क्या हो जाए बेटा, 1 हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सर्वांग सम। सर्वांग सम आकृतियां हैं, इसका मतलब रंग रूप है ना, सारे एक ही जैसे हैं, एक ही आकृति है दोनों। इसको उठा के यहाँ पे चेप दिया, इसको उठा के आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, फोटो कॉपी कर ली इसने। ठीक है, ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, अब देखो देखिए, क्या सर्वांग सम त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज बोल सकते हैं क्या, ये बताओ मेरे को। इसको हम समरूप, क्या सर्वांग सम को हम समरूपता बोल सकते हैं, क्या हम समरूपता को हम सर्वांग सम बोल सकते हैं क्या, बताओ। वो कंडीशन हो सकती है, सर्वांग सम को हम समरूपता बोल सकते हैं। समरूपता क्या होता है, जिसमें भुजाओं का अनुपात बराबर हो। देखो देखिए, भुजाओं का अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समरूपता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम समरूपता बोलेंगे। चाहे 1/2 आ रहा हो, 1/2, 1/2, 1/10, 1/10, 1/10, है ना, 2/5, 2/5, 2/5। मतलब तीनों अराउंडिंग क्या है, तीनों भुजाओं का मान क्या हो, तीनों भुजाओं का अनुपात सेम आ रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, समरूपता बोलेंगे। क्या, क्या बताओ, इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा क्या, क्या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी क्या है, 1 है। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, तीनों थ्री साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हम सर्वांग समता को क्या बोलते हैं बेटा, समरूपता बोलते हैं। इसलिए हम सर्वांग समता को क्या बोलते हैं बेटा, समरूपता बोल सकते हैं। अब देखो देखिए,
क्या समरूपता को हम सर्वांग सम बोल सकते हैं क्या? देखो देखिए, सर्वांग सम कहता है भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, बस भुजाओं का अनुपात एक चाहिए। क्या चाहिए? भुजाओं का अनुपात एक होना चाहिए। हमेशा जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज है, जितने भी सर्वांग सम आकृति है, जो भी है सर्वांग समता है, उसको हम समरूपता बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। आगे बात में जितने भी सर्वांग सम के जो डायग्राम है उसको हम समरूपता भी बोल सकते हैं, क्योंकि भुजाओं का अनुपात तीनों में बराबर आएगा, एक आएगा तो ये बराबर ही है। समरूपता वही बोलती है तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए, बराबर है, बेस बात खत्म। क्या इसको बोल सकते हैं कि समरूपता को सर्वांग सम? ये सर्वांग सम क्या होता है? जिसमें तीनों भुजाओं का मान अनुपात कितना है? एक आए, एक आए। क्या एक आ रहा है क्या? तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है? एक आ रहा है क्या? एक का मतलब ये एक सेम नहीं, एक ही आना चाहिए ना कि 1/10 आना चाहिए। वहां पे 1/2 भी आ रहा था पहले। हाँ, 1/2 भी नहीं आना चाहिए, 1/10 भी नहीं आना चाहिए, तीनों भुजाओं का अनुपात ऐसे एक आना चाहिए। क्या एक आ सकता है क्या इसमें? कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है, इसलिए हम समरूपता को सर्वांग सम नहीं बोलते हैं, इसलिए हम समरूपता को सर्वांग सम नहीं बोल सकते हैं, जबकि सर्वांग सम को हम समरूपता बोल सकते हैं। सर्वांग सम का दूसरा नाम समरूपता कह सकते हो, है ना? हाँ, आगे बात में ये बाप है, इसमें ये बेटा की तो आएगा, ठीक है, ये बेटा ही है, बेटा के अंदर बाप थोड़ी आ जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। आगे बात में, हाँ, आगे चले, अगला सवाल। देखो देखिए, समरूप त्रिभुज मैंने बोला था, समरूप त्रिभुज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात में देखो देखिए, ऐसे दो त्रिभुज जिसके संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अभी अभी समझाया है, ठीक है। अब देखो देखिए, 1 मिनट रुकोगे, 1 मिनट बस। हाँ बेटा, इधर देखो देखिए, हाँ क्या है? समरूप त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज जिसके संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत कोण का मतलब हो गया, अगर आपको दो त्रिभुज है, आपके पास दो त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं ये और दिस ये, एक तो त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है। इसमें भी कोण 4 डिग्री का है और एक है का, ठीक है। हम्म, कितना हो गया? 50 डिग्री। हाँ, देखो देखिए, इसके 3 कोण है, अगर इसमें भी 3 कोण है ना, जिसे मान लेते हैं ये 60 का हो गया, ये 50 का हो गया और ये कितने का हो गया बेटा? 70 का हो गया। संगत कोण बराबर है। देखो देखिए बेटा, इसमें 3 प्राणी हैं, वो को वही प्राणी इसमें है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा? एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? समरूप होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप। कोण के आधार पे तो हम ऐसे देखेंगे, कोण के आधार पे तो हम ऐसे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं पी क्यू आर। 3 कोण की जरूरत नहीं है बेटा, अगर 2 कोण भी मिल गए तो भी ये समरूप होंगे, 2 कोण भी मिल गए तो ये भी क्या होंगे बेटा? समरूप होंगे। जैसे मैं मान लेते हैं, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लेते हैं, आप एक बात बताओ, उसको गायब कर देता हूँ। हाँ, अब एक बात बताओ, अगर 2 कोण, देखो देखिए, 2 कोण मिल रहे हैं इसमें भी और 2 कोण इसमें भी मिल रहे हैं, तो इस दोनों त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे बेटा? समरूप बोलेंगे। क्योंकि क्यों? क्योंकि तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया बेटा। अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? कितना होता है? 180 होता है, 180। 180 में से ये कितना हो गया? 130 तो हो गया, ये 60 और 70 बच गया कितना बेटा? 50। तो ये कितने डिग्री का आ गया बेटा? 50 डिग्री का। तो ये भी कितने आएगा? ऑटोमेटिक तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना। अगर 2 कोण दे रखे हैं तो भी अच्छी बात है, 3 दे रखे तो और भी अच्छी बात है ना। जहाँ पे कम से कम अगर 2 कोण आपको इक्वल पा रहे हैं, है ना, दोनों त्रिभुजों में इक्वल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है, हाँ, कॉमन पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे बेटा? एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। अब देखो देखिए, लिखने का तरीका, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है? त्रिभुज पीक्यूआर के, ए बी सी। अब देखो देखिए, इसका लिखने का तरीका क्या होता है? देखो देखिए, आप देखो, एंगल ए, एंगल ए कितने डिग्री का है बेटा? 70 का है। कितने डिग्री का है? आप पहले एंगल ए ले रहे हो ना, तो यहाँ पे भी पहले वो ही एंगल लेना है। ये कितने डिग्री का है बेटा? 70 डिग्री का। डिग्री का है, 60 का है, और ये सी कितने का है बेटा?
50 डिग्री का, 50 का है तो आपको ये क्रम लेना है 70 60 50, ऐसे लेना उधर भी। तो एंगल ए 70 का है, उधर एंगल 70 डिग्री का कौन सा है बेटा, ये है ना आर। तो पहले आप आर लिखोगे, ठीक है, आर लिख दिया। फिर देखो एंगल बी, एंगल बी ले रहे हो आप 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का यहाँ पे कौन सा है बेटा पी। सी ले रहे हो 50 डिग्री का, 50 डिग्री का कौन सा है बेटा क्यू है। तो इसका मतलब होता है, इसको लिखने का भी एक क्रम होता है बेटा। फिर ये आपको ये दर्शाता है, अपने से लिखा है ना, तो आपको ये दर्शाता है, कहीं पे ये लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज आर पी क्यू के क्या है समरूप है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, जो एंगल ए और आर क्या है दोनों बराबर है, एंगल ए और आर क्या है बराबर है। इसका मतलब जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल आर होगा। अगर ये 70 डिग्री का है, यहाँ पे आपको आर नहीं दे रखा है ना, मान लेते हैं आपको आर नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो, क्योंकि एंगल ए और आर क्या है दोनों बराबर है। एंगल ए 70 डिग्री का है तो आर भी कितने का होगा बेटा 70 डिग्री का ही होगा। हाँ एंगल बी, एंगल बी देखो देखिए मध्यम, एंगल बी किसके इक्वल है पी के, देख लो एंगल बी पी के इक्वल है, ये भी 60 का है तो ये भी 60 का है। और एंगल सी किसके इक्वल है बेटा क्यू के है। आगे बात में, और यहाँ से हम भुजाओं का अनुपात भी लिख सकते हैं। देखो देखिए कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, चल रहा चल रहा। हाँ यहाँ से भुजाओं का अनुपात भी लिख सकते हो। देखो देखिए कैसे, आप एक बार देखो यहाँ से भुजाओं का अनुपात कैसे लिख सकते हो बेटा। देखो यहाँ से शुरू के मैं 2 ले रहा हूँ ए बी, तो यहाँ पे होगा ए बी, ए बी के अपॉन में कौन सी भुजा आएगी बेटा, यहाँ पे शुरू की 2 आर पी, ठीक है। यहाँ पे क्या है दूसरी भुजा ले रहा हूँ मैं बेटा बी सी, क्या ले रहा हूँ मैं बी सी। तो इधर भी अंतिम 2 है ना, अंतिम 2 ले रहा हूँ ना इधर, तो इधर भी अंतिम 2 ले लो पी क्यू। और क्या ले रहा हूँ इधर मैं ए सी ले रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूँ ए सी। तो उधर भी आप फर्स्ट और लास्ट ही लोगे है ना, आर क्यू। आगे बात में ठीक है, 3 भुजाएं आएगी तो ऐसे लिखा जाता है बेटा। यहाँ से एंगल के बारे में पता चल जाता है, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात भी इसके आधार पे आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। हाँ दूसरी बात देखो, एक परिभाषा तो ये है, ऐसे 2 त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो, अगर कम से कम 2 कोण आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक, 3 होंगे ना, हाँ, तो वो एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे, या संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। अभी भी समझाया था मैंने, अगर कोई 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज हैं, इनकी संगत भुजाएं मान लेते हैं ये कितनी है, चलो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। कोण के आधार पे हो गया, अब भुजाओं के आधार पर देखो। देखो देखिए मैंने अभी भी बताया था हनुमान जी इतने हैं, ये आकार के हैं, ठीक है। ये भुजा मान लेते हैं 7 है, ये 8 है और ये 9 मान लेते हैं। अपना आकार बढ़ा लेते हैं, कितना कर लेते हैं ये, अपना आकार 5 गुना कर लेते हैं, 5 गुना कर लेते हैं। तो 7 का 5 गुना 35, ये 45, ये कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो देखिए इसको क्रम से ना लिखें, हम एक काम करते हैं, हम इसको और थोड़ा हार्ड बनाते हैं, ठीक है। ये 35 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 45 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 40 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 45, ठीक है। अब देखो देखिए, अब देखो आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज, क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है क्या, क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है क्या। देखो देखिए, अब देखो देखिए, आप देखो अब, हाँ देखिए आप यहाँ से पता कर सकते हो। देखो देखिए 7 की टेबल में, देखो देखिए 35, 35 और ये 7 कॉमन आ रहा है ना। 7 की टेबल में 35 आता है, क्या 9 की टेबल में आता है कि क्या 8 की टेबल में आता है, नहीं आता है। तो यहाँ से पता चल गया इसका रिलेशन इससे है, ठीक है। अब देखो 8 का रिलेशन किससे दिखाई दे रहा है 40 से, क्योंकि न तो 9 की टेबल में आता है ना 7 की टेबल में आता है, और 45 किसकी टेबल में आता है 9 की में आता है। आगे बात सुन में, तो इसका मतलब ये है, ये भुजा, ये 7 वाली भुजा इस रेशियो में है, हाँ इसकी, हाँ इसकी संगत भुजा ये होगी, और इसकी संगत भुजा ये होगी, और इसकी संगत भुजा कौन सी होगी बेटा ये होगी। बेटा आपको सीधा सीधा खाने के लिए नहीं देगा, क्या जरूरी थोड़ी ना बेटा है। हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते हैं, अभी इतने हैं अपना आकार बढ़ा दिया इतना,
है ना। अब ये आकार बढ़ाते हैं तो ये सीधे ही थोड़ी जाएंगे, ऐसे, है ना, ऐसे उड़ते हुए भी जाते हैं ना, आकार बढ़ाने के बाद वो उड़ते हुए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हनुमान जी ने अपना आकार तो बढ़ाया लेकिन आकृति ऐसे घूम भी सकती है ना, ऐसे घूम भी सकती है, बेस सीधी सी बात है, जो आपको पहचाननी पड़ेगी आगे भाषण में। तो आपने देखा है इसकी संगत भुजाएं हैं, तो आप देखो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात लिखते हैं। देखो देखिए पहले सबसे छोटे ले लेते हैं, है ना, BC। संगत भुजाएं कौन सी होगी बेटा, ये होगी ना PR। कौन सी होगी बेटा, PR। कितना हो जाएगा, 7/35, 7/35। इसको काटोगे तो 1/5। हाँ अब देखो देखिए इससे बड़ी कौन सी है, AB। AB, AB के देखो 8 की संगत भुजा कौन सी है बेटा, ये है ना QR। QR ये 8/40, कितना हो जाएगा बेटा, 1/5। हाँ अब देखो देखिए BC AB, अब कौन सी बच गई, AC, है ना, सबसे बड़ी भुजा AC है। तो AC की संगत भुजा कौन सी है, ये है PQ। यहाँ से देखो देखिए आपको इसमें ये देखना है सबसे बड़ी भुजा है ये, इधर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये बड़ी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा के अनुपात में होगा, सबसे छोटी ये है तो सबसे छोटी कौन सी है, ये है, तो सबसे छोटी भुजा का अनुपात सबसे छोटी भुजा से होगा ना। हाँ AC अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 1/5, 1/5 हो जाएगा। ठीक है 1 मिनट रुकोगी। बेटा देखो देखिए, है ना, कॉल आ गया था, ठीक है। तो आपने देखा है इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, सभी संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है, 1/5, 1/5, 1/5। अब देखो कौन दे रखा है, तो इसका मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मैंने लिख दिया इधर ABC किसके समरूप है इधर। अब देखो देखिए, अब देखो A क्या है, A है बेटा छोटी भुजा के समूह कोण, ये है ना A, ये है A। छोटी भुजा का समूह कौन है, तो इधर छोटी भुजा का समूह कौन कौन सा आएगा बेटा, Q। इसका मतलब ये A और Q बराबर आएगा, ठीक है। छोटी भुजा का समूह कोण ये है, अगर ये 50 डिग्री का है तो इस छोटी भुजा का कोण भी ये भी कितना होगा, 50 डिग्री का ही होगा। तो इसलिए ये A के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा बेटा, Q होगा, ठीक है। अब देखो देखिए B क्या है, सबसे बड़ी भुजा, देखो ये B क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, बी है सबसे बड़ी भुजा का समूह कौन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का समूह कौन सा होगा, ये आर ही होगा ना बेटा, ठीक है, यहाँ पे हो गया आर। हाँ सी क्या है, सी है बीच वाली जो बच गई, जो वो सी है बेटा, हाँ बीच वाली भुजा ये है। तो इधर वाली भुजा कौन सी होगी, ये, इसका समूह कौन कौन सा है, ये है, तो इसलिए ये हो गया, ठीक है। आगे बात सुनने, इसका मतलब है एंगल ए किसके बराबर है, एंगल क्यू के है। एंगल ए जितने डिग्री का होगा उतना ही एंगल क्यू होगा। एंगल बी जितने डिग्री का होगा उतना एंगल आर होगा। एंगल सी जितने डिग्री का होगा एंगल पी भी क्या होगा, उतने ही डिग्री का होगा। अब देखो देखिए ये भुजाओं का अनुपात, देखो अब मैं बताता हूँ, यहाँ से भुजाओं का अनुपात लिखा जाता है। ए बी के अपोन में शुरू की दो ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा, क्यू आर। ए बी के अपोन में क्या आएगा, क्यू आर। देखो देखिए सही आ रहा है ना, ए बी के फोन में क्या आ रहा है, क्यू आर ही आ रहा है, ना कि यहाँ पे पी आर आ रहा है, ना कि यहाँ पे पी क्यू आ रहा है। ए बी के फोन में आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ मैं पीछे की दो ले रहा हूँ, BC। BC के फोन में क्या आना चाहिए, RP आना चाहिए। देखो देखिए इधर BC के फोन में RP या PR आ रहा है ना, ऐसे। हाँ यहाँ पे देखो देखिए फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूँ। AC के फोन में QR आना चाहिए, QP आना चाहिए, आ रहा है। PQ बोले या QP बोले, P और Q तो आ रहा है AC के फोन में, आगे बात समझ में, तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे चले फिर, हाँ बेटा अगला सवाल। अब देखो देखिए कौन कौन कौन, है ना, यदि यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ये वही बात आगे बेटा, अगर तीनों कोण इक्वल, इसमें और इसमें, अगर मैंने दे दिया 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये 70 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया ये 70 का है, ये 50 का है और ये 60 का है। जहाँ पे त्रिभुज की तीनों कोण मिल रहे हैं, इसमें वो तीनों कोण है 50, 60, 70 है, तो इसमें भी
तीनों कोण है सेम ही है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। जहाँ पे तीन कोण आ जाए तो इसमें कौन सी कसौटी लगी बेटा, एंगल एंगल एंगल। एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए बी सी पी क्यू, ऐसी दे रखी है। वे तीनों कोण हैं, इसके तीनों कोण, इसमें तीनों कोण मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, एंगल 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज के हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। ए बी सी किसके समरूप होगा, हाँ। अब एंगल ए के सम्मुख कौन कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल 50 डिग्री का, 50 का कौन सा है बेटा, क्यू है। तो पहले ए लिए है, ये भी 50 का है, तो ये भी यहाँ पे 50 का है लोगे, ठीक है। बी, बी कितने का डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इधर 60 डिग्री का कौन सा है बेटा, आर है, फिर आप ये आर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो बी होगा वही यहाँ पे आर होगा। यहाँ पे सी जो बच गया वो सी होगा, हाँ। कौन सा बच गया, पी बच गया, आगे बात सुनने। तो ये एंगल एंगल जहाँ पे तीन कोण इक्वल आ जाए, तो ये तीनों कोण है, तो एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ। दो एंगल बेटा, वही बात है, अगर दो एंगल आपके बराबर आ रहे हैं, कहीं पे आपको दो एंगल दिखाई दे दे, बराबर दिखाई दे दे, है ना। जैसे मान लेते हैं ये 50 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है। इसमें भी मान लेते हैं ये 50 डिग्री का है, और ये कितने डिग्री का है, 4 डिग्री। दो कोण इसमें भी 50 60 है, और इसमें भी दो कोण क्या आ रहा है, कॉमन मिल रहे हैं, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समरूप हो जाएगा, क्योंकि तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। ये कितना हो गया, 110 तो हो ही गया, 70 बच गया, 70 हो गया, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे अभी आपको दो कोण बराबर मिल गए, बेस लगा दो, एंगल एंगल समरूपता से, कौन कौन समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ऑटोमेटिक कितने का हो गया, 70 डिग्री का, आगे बात सुन में। तो ये बात है बाबूजी, हाँ। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एंगल एंगल समरूपता से, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है तीसरा कोण निकालने की आवश्यकता है, नहीं। जहाँ पे दो कोण मिल गए, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो गया, उसको दिखाई नहीं देता क्या। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, इसको क्या नाम देते हैं हम, पी क्यू आर। ये हो गया ए बी सी, किसके समरूप हो जाएगा बेटा, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बेटा, क्यू है, 50 डिग्री का है, यहाँ पे भी 50 का है, क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे 60 कौन सा होगा, आर। सी का जो बच गया, तो इधर कौन सा बच गया बेटा, आगे बात सुन में। तो इसका मतलब ये हो गया, ये सी और पी ऑटोमेटिक बराबर होंगे ना, ठीक है। तो ये एंगल एंगल समरूपता से ये क्या हो जाएगा, समरूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, देखिए एक को रूल, हाँ। साइड एंगल साइड, मतलब साइड आ रही है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, देखो एंगल बीच में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ऐसा होता है बेटा, मैं आपको एक दो चीज लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 5 और 7, बीच का कोण मैंने लिख दिया 80 डिग्री, कितना है, 80 डिग्री। तो मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया, हाथ और यहाँ पे ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने 70 और 50 लिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा है, वो ले लेगा, कितना ले लें, 10 ले लें। आपने क्या देखा है बेटा, हाँ। एक कोण तो बराबर बीच में होना चाहिए, दो भुजाएं हैं इनका बीच का कोण, और दो भुजाएं हैं इनके बीच का कोण, पहली बात है बीच में आ रहा है, हाँ सही बात है, हाँ। अब इसने बोला है कोण तो बराबर आ रहे हैं, बीच का कोण तो बराबर आ रहा है, दोनों भुजाओं के बीच का कोण तो बराबर हो रहा है, लेकिन जो भुजाएं बच गई उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। देखो देखिए 5 बटे कितना आ रहा है बेटा, 5 को 10 के अनुपात में लिखते हैं, है ना। 5 का ये पार्टनर लग रहा है मेरे को, तो 1/2। अरे 7 को हम लिख लेते हैं 7/14, तो भी क्या आ रहा है, 1/2। तो इसने बोला है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज की किसी कोण कोण के बराबर हो, किसी त्रिभुज का एक कोण
दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों को अंतर्विष्ट, इस कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। देखो देखिए, इस कोण है, ये कोण है, इसको अंदर करने वाली, इस कोण को अंदर करने वाली दो ही भुजाएं हैं, ये और ये है। ये है बेटा, एक तो ये और एक ये। इसमें दो कौन सी भुजाएं, एक तो ये है और ये कौन सी बेटा, एक ये है। हाँ, ये भुजाएं, दो भुजाएं, इस भुजा से मतलब नहीं है इसको, इस भुजा से मतलब नहीं है, इस भुजा से इसको कोई मतलब नहीं है। इस कोण को जो दो भुजाएं अंतर्विष्ट कर रही है, ये और ये भुजाएं है ना, और ये भुजाएं, ये समान अनुपात में होनी चाहिए, ये समान अनुपात में होनी चाहिए। देखो देखिए, ये दोनों समान अनुपात में आ रही है और इसका बीच का कोण आ रहा है। अगर ये कंडीशन हो जाए तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के समरूप होंगे। तब भी क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, दोनों भुजाएं समानुपात में होना चाहिए और दोनों भुजाओं के बीच का कोण, इस भुजा, देखो ये दोनों भुजाएं तो समानुपात में है, ये और अनुपात तो समान आ रहा है, लेकिन इसका बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 80 है और वहां पे 100 है, किस्सा है कंप्लीट, समरूप नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बात समझ में, अगले चले। हाँ, देखो देखिए, मतलब होती है ऐसी दो ज्यामितीय आकृति हैं जिनका रूप, रंग, आकार, ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां हैं जिनकी रूप या आकृति बिल्कुल समान हो किंतु आकार में भिन्नता हो। आकार क्या हो सकता है बेटा, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन हाँ बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये है रूप सही है, रूप तो सेम है, ये भी त्रिभुज है और ये भी क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, हाँ हाँ, आकृति भी बिल्कुल सेम, आकृति भी सेम होनी चाहिए, ये भी त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज, लेकिन आकार में भिन्नता, आकार छोटा बड़ा हो सकता है। आकार क्या हो सकता है बेटा, छोटा बड़ा हो सकता है। आगे बात समझ में। देखो देखिए, समरूप आकृति हमेशा समरूप होती है। देखो देखिए, आपने देखा है एक संभव संभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज है एक आयत, आयत, एक वर्ग, एक वर्ग में बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। जैसे मान लेते हैं संभव, बेटा आप छोटा सा एक संभव त्रिभुज बनाओ। संभव त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और हाँ, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है और 60 डिग्री। अगर आप बड़ा भी संभव त्रिभुज बनाते हो तब भी कोण क्या होगा, 60 60 डिग्री के होंगे, 60 60 डिग्री के होंगे। तो ये एक दूसरे के समरूप है, ये एक दूसरे के क्या है बेटा, समरूप है, क्योंकि एंगल एंगल समरूपता से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बेटा इतना संभव त्रिभुज बनाओ, चाहे इतना बड़ा चाहे आप इतना बड़ा बनाओ, तीनों कोण 60 60 डिग्री के रहने हैं ना, तीनों कोण क्या होंगे, 60 60 डिग्री के रहने हैं। तो इसका मतलब जितने भी दुनिया में जितने भी सारे संभव त्रिभुज हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। मुंह उठा के लगा देना, ये दोनों क्या है, ये भी संभव त्रिभुज है और ये भी संभव त्रिभुज है, इसका मतलब समरूप है। ठीक है, हाँ, अब देखो आगे। हाँ, आयत, आयत क्या होता है बेटा, आप चाहे इतना सीख लल्लू सीख आयत बना लो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा आयत का। चाहे आप इतना बड़ा बना लो, ठीक है, जिसमें दुनिया समा जाए, तब भी क्या होगा, प्रत्येक कोण कितना क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप देख रहे हो आयत का और आयत का 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इसका मतलब कोण है ना, तीनों कोण चारों कोण क्या है, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इक्वल है, तभी एक दूसरे के क्या होंगे, ये आकृति एक दूसरे के समरूप होंगे। अब वर्ग की बात कर लेते हैं, वर्ग में वही बात है, चारों कोण 90 डिग्री के, चाहे आप छोटा वर्ग बनाओ चाहे आप बड़ा वर्ग बनाओ, है ना। बेटा आपने इतना सीख छोटा सीख वर्ग बना दिया, देखो इतना सीख ने इतना छोटा सीख वर्ग बना दिया, चाहे आप इतना बड़ा भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक कोण तो एक ही 90 90 डिग्री के रहेंगे ना। ठीक है, 90 90 डिग्री के रहेंगे, तो वही है, क्रॉसपोंडिंग एंगल सेम है, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो दुनिया में जितने भी वर्ग है, चाहे छोटे बड़े लल्ले लंगड़े, है ना, लंगड़े वंगड़े तो नहीं, छोटे बड़े, हाँ, वो एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप ही होंगे। अब देखो वर्त, वर्त क्या होता है, एक तरह से गोला, है ना। आप चाहे बेटा इतना सीख वर्त बना लो, चाहे आप इतना सीख वर्त बना लो,
पूरा कोण घूम रहा है 360 डिग्री का होगा ये भी, तो ये भी कितने का होगा 360 डिग्री का। चाहे आप इतना बड़ा वर्त बना लो तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 360 डिग्री का ही होगा ना पूरा वर्त। ठीक है, आगे बात में तो जितने भी वर्त होते हैं बेटा एक दूसरे के क्या होते हैं समरूप होते हैं। क्या होते हैं बेटा समरूप होते हैं। ठीक है, आगे चले फिर अगला सवाल देखो। हाँ, सर्वांग सम मैंने अभी भी समझाया था। हनुमान जी एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान जाते हैं तो आकार में कोई भिन्नता नहीं होती है, नहीं होती है ना। अभी भी हाथ 5 मीटर का है, एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाएंगे तब भी कितना होगा 5 मीटर का रहेगा। ठीक है, ऐसी दो त्रिभुज जिनकी संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, इनका अनुपात कितना आ जाए 1 आ जाए। अभी भी लिखा है मैंने हनुमान जी इतने हैं, अभी भी उड़ के थोड़ी दूर चले गए हैं तब भी कितने हैं नहीं है। ठीक है, ये 5 4 3 है, तो ये भी 5 4 3 है। ठीक है, आगे बात सुने तो इसका मतलब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात, और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा के अनुपात। बेटा ये जरूरी नहीं है अरमान जी सीधे के सीधे रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ देखो, एक ही आकार के हैं मतलब एक ही आकार के हैं। हाँ, हनुमान जी उड़ के गए तो ऐसे अपने आग ऐसे ऐसे भी उड़ सकते हैं, ऐसे भी उड़ सकते हैं, कैसे भी घूम सकते हैं, उनका राज है। ठीक है, तो इसलिए इनकी आकृति ऐसे कैसे भी घूम सकती है ना। ठीक है, तो इस भुजा का अनुपात इसके अनुपात होगा, इसलिए ये क्या जहाँ पे भुजाओं का अनुपात कितना आ जाए बेटा 1 आ जाए, जहाँ पे भुजाओं का अनुपात कितना आ जाए 1 आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे सर्वांग सम। इसका मतलब हो गया समरूप के साथ साथ वो इक्वल होता है, मतलब इसके कोण भी बराबर होंगे, इसके कोण भी बराबर होंगे बेटा। ये पांच पांच के सामने अगर पांच देखो, पांच के सामने यहाँ पे हाँ अगर 80 डिग्री का कोण है तो इस पांच के सामने भी 80 डिग्री का एक कोण आएगा। आगे बात सुन में ये है। ठीक है, हाँ, तो ऐसी ऐसी दो त्रिभुज है ना समरूप सर्वांग सम त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो, कोण तो बराबर होंगे। मान लेते हैं मैं इसको थोड़ा अब देखो देखो देखिए सबसे बड़ी भुजा है ये 5, तो इसका समूह कोण भी सबसे बड़ा ही है ना बेटा, देखो सबसे बड़ा ही है। हाँ, ये सबसे छोटी भुजा है तो इसका समूह कोण भी सबसे छोटी भुजा होगा, सबसे सबसे छोटा कोण होगा। ठीक है, और ये बीच का है तो इसका समूह कोण भी क्या होगा बीच का ही होगा। ठीक है, हाँ, अगर मान लेते हैं ये आकृति है। ठीक है, ई क्यू आर दे लेते हैं इसको नाम, इसको ए बी सी। अब देखो देखिए, हाँ ये 50 5 है, तो देखो देखिए 5 का समूह कोण कितने का 80, तो इसका भी समूह कोण कितने का आएगा बेटा 80 डिग्री का, ये भी कितने का आएगा 80 डिग्री का आएगा। अब देखो देखिए 4 का समूह कोण 60 डिग्री का है तो इस 4 का समूह कोण ये भी कितने का आएगा बेटा 60 डिग्री का। 3 का समूह कोण कितने का है 40 डिग्री का, तो ये भी 40 डिग्री। मतलब भुजाएं आपको इक्वल दे रखी है, इसका मतलब कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे, कोण क्या होंगे ऑटोमेटिक बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं कोण बराबर के साथ साथ भुजाएं भी क्या होती है एक ही अनुपात में होती है, जिनका अनुपात कितना होता है एक ही होता है। देखो 3/3 निकालोगे तब भी क्या आएगा एक ही आएगा। अब देखो इसको लिखने का क्रम कैसे होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज। अब देखो देखिए ए ए क्या 80 डिग्री वाला है, यहाँ पे 80 डिग्री वाला कौन सा है आर। बी क्या है 60 डिग्री वाला, यहाँ पे 60 डिग्री वाला कौन सा पी। और सी क्या है 40 डिग्री वाला, सी है ना 40 डिग्री, वहाँ पे 40 डिग्री वाला कौन सा है क्यू। आगे बात सुन में तो आप देखो देखिए भुजाओं का अनुपात कैसे आएगा, ए बी के पौन में देखो आरपी आ रहा है, ए बी के पौन में आरपी आ रहा है, देखो देखिए ए बी आरपी ये आ रहा है ना भुजाओं का अनुपात। ठीक है, हाँ, और क्या देख रहे हो आप बीसी के पौन में क्या आ रहा है पी क्यू, बीसी के पौन में बीसी, बीसी है इसके पौन में क्या आ रहा है बेटा पी क्यू, ये 5 वाली ये आ रही है। और कौन सी है यहाँ पे ए सी ले रहे हैं, ए सी के पौन में
AC के अपॉन में कौन सी साइड आएगी बेटा, ये RQ। देखो देखिए ये RQ आ रही है ना, आगे बात समझ में। तो ये होता है बेटा संगत भुजाओं का अनुपात 1 होगा, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात 3/3 एक ही आएगा, 5/5 एक भी आएगा आंसर, 4/4। तो हमेशा वे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालोगे, अगर एक आ रहा है तो वो क्या होगा बेटा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। क्या होगा बेटा, सर्वांग सम। देखो देखिए, अब देखो देखिए उसमें भी आपके है ना कसौटी आई थी, इसमें भी देखो देखिए क्या है। आप एक बात बताओ, इसको मैं तो आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। पुराने ज़माने में आप देखे होंगे, हाँ, वहाँ पे क्या होती, पंचायत फैसला करती थी, ठीक है। अभी भी आप हरियाणा में जाके देखोगे आप, वहाँ पे पंचायत फैसला करती है ना, जज हज कुछ होता नहीं है उधर, है ना, होता तो है। हाँ हाँ, लेकिन जो पंचायत का फैसला पहले मान्य रखा जाता है, बाद में कोर्ट देखी जाती है, ठीक है ना। हाँ, पंचायत का जो फैसला आ गया वो कोर्ट को कोई भी मान्य नहीं देता, पंचायत ने जो फैसला कर दिया वही फैसला है। पुलिस बाहर खड़ी रहती है, पंचायत के लोग है ना फैसला करते हैं। अब देखो देखिए पुराने पुराने जमाने में क्या होते थे, कुछ राजा होते हैं है ना, कुछ गांव के। अब देखो देखिए मैंने बताया एक पंचायत है जिसमें सीट है आपके 3 है। कितनी सीटें हैं बेटा, 3 सीटें, ठीक है। मैं राजा को क्या दर्शा रहा हूँ, साइड से, भुजा से। तो पता है त्रिभुज में 3 साइड होती हैं और क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। हाँ, ये तो मैंने दर्शा दी इसको राजा से, तो है राजा, और ये है ग्रामीण लोग, है ना। अब देखो देखिए पंचायत में है, अब फैसला करना है, किसी भी मुद्दे पे फैसला करना है ना। हाँ, अब मान लेते हैं आप, क्या बताए, अब रहने दो, ठीक है ना। किसी भी मुद्दे पे आपको फैसला करना है, ये 3 सीटें हैं, है ना। तो पंचायत का एक रूल है कि 3 लोग आके ही फैसला करेंगे, 3 लोग आके ही क्या करेंगे, फैसला करेंगे। अब देखो देखिए जैसे मान लेते हैं 2 राजा है, 2 राजा आ नहीं सकते, 2 राजा आ नहीं सकते, थोड़ी तबीयत खराब है, क्या है, तबीयत खराब है, क्या खराब है, इनकी तबीयत खराब है। तो उसमें से एक राजा आके बैठ जाएगा यहाँ पे, एक राजा आ जाएगा यहाँ पे। अब मान लेते हैं 3 लोग चाहिए इसमें, तो 2 ग्रामीण में से पकड़ के लेके आ जाते हैं, 2 ग्रामीण में से पकड़ के लगा, लोगों में से नॉर्मल लोग हैं वहां से पकड़ के लेके आए, तो फैसला हो जाएगा बेटा पंचायत का, आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आराम से फैसला हो जाएगा, क्योंकि एक राजा आ गया। हाँ, राजा में फूट थोड़ी होगी बेटा, 3 भाई है, 3 में से हाँ बड़ा भाई चले गया, हाँ बेस मैं करके आ दूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो बेटा पंचायत का क्या हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। अब एक बात हो, तो अब मान लेते हैं क्या है कि, अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अब एक और निर्णय करना था, एक और क्या करना था, निर्णय करना था, ठीक है, किसी मुद्दे पे। अब मान लेते हैं एक राजा थोड़ा बीमार है, इसकी हालत तो सुधरी नहीं, अब 2 राजा फ्री है, 2 राजा क्या है, फ्री है। अब दोनों आ गए, ऐसा तो नहीं है गांव वाले उसको भगा देंगे लात की देके, नहीं भगा सकते, 2 राजा आ गए तो बेस, 2 राजा हो गए। अब बेटा सीट एक और खाली है, निर्णय होना है तो 3 लोग आएंगे, तो एक मैंने किसान को पकड़ा लिया। पहले तो क्या था, पहले था हमारे पास साइड, एक राजा था, 2 कोण थे, ठीक है। अब क्या आ रहे, 2 राजा आ गए, क्या आ गए बेटा, 2 राजा आ गए, और एक क्या आ गया, नॉर्मल आदमी आ गया, ग्रामीण में से आ गया, कोई आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, पंचायत का फैसला हो जाएगा, हो जाएगा, राजा है, हो जाएगा। अब देखो देखिए, अब मान लेते हैं तीनों राजा फ्री हैं, ठाले हैं, तीनों के तीनों आ गए, तीनों के तीनों आ गए। अब बताओ देखिए, तीनों के तीनों राजा आ गए, है ना, तीनों फ्री थे, तीनों आगे घर से उठ के मुंह मुंह धो के। अब देखो देखिए क्या पंचायत का फैसला हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ऐसा तो थोड़ी ना है एक राजा को साइड में बैठा दोगे, नहीं बैठाओगे, वो तो चेयर पे आके बैठेंगे तीनों के तीनों, है ना। हाँ, अब देखो देखिए क्या पंचायत का फैसला हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा, ठीक है, राजा की चलती है वहां पे। अब देखो देखिए आगे बात में, अब बताओ अगर मान लेते हैं इनके घर में शादी है, इनके घर में क्या है, शादी है, तीनों राजा नहीं आ सकते, किसी मुद्दे पे आपको, है ना, हाँ, निर्णय लेना है, तो तीनों राजा तो आ ही नहीं सकते, तीनों छुट्टी पे है, ठीक है। हाँ, अब मान लेते हैं क्या तीनों ग्रामीण लोग यहाँ पे 3 गांव के लोग आके फैसला कर सकते हैं क्या, है ना। जिस जिस गांव में राजा की हुकूमत हो, उसमें राजा के बगैर कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये रूल नहीं होता, ये रूल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या समझे, मतलब एक साइड तो होगी, कम से कम एक साइड होनी चाहिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितनी है, 3 है।
तो इसका मतलब है किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कम से कम एक साइड तो बराबर मिलनी चाहिए भाई, एक साइड तो बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है, एक साइड का होना जरूरी है। हाँ, चाहे एक हो जाए, चाहे दो है, तीन है, तो बढ़िया बात है, ठीक है, कम से कम आपको एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे बेटा, सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, सर्वांग सम कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो देखिए, पहला रूल है इसका, साइड साइड साइड, अगर तीनों भुजाएं ही बराबर है, वही है अब ये आया जो, अगर तीनों भुजाओं का मान आपको बराबर दे रखा है, तीनों भुजाओं की जानकारी दे रखी है, मान लेते हैं ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो अभी ये 5 4 3, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटा, सर्वांग सम कहलाएंगे। तीनों भुजाएं दे रखी है, तीनों भुजाओं का अनुपात एक आ रहा है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात यदि एक हो तो वह त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं, ठीक है, आगे बात सुन। अब देखो देखिए अगला, अगला साइड एंगल साइड, अब मैंने ऐसे लिखा है इसमें साइड एंगल साइड, इसका मतलब आप क्या सोचिए, दो साइडों के बीच में एंगल बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं देखो, ये साइड 5 देर की है और ये साइड 4 देर की, ये कोण 80 डिग्री का आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसे भी देखो, साइड 4 और ये साइड 5 डिग्री, और ये भी कोण क्या आ रहा है, 80 डिग्री का आ रहा है। देखो देख, दो भुजाओं का आप अनुपात निकालोगे, दो भुजाओं का आप अनुपात निकालो, देखो इसने लिखा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात एक है, एक है। 5/5 कितना आएगा, एक ही आएगा। 4/4 कितना आएगा बेटा, एक ही आएगा। देखो 5/5 एक आएगा। 4/4 कितना आएगा बेटा, एक ही आएगा। हाँ, इसने बोला है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात एक हो तथा दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो। दोनों भुजाएं हैं, इनका बीच का कोण कौन सा आ रहा है, ये, और ये कोण भी बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं और दोनों भुजाओं का अनुपात एक आ रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे बेटा, एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगे। बेटा किसी त्रिभुज को हम देखेंगे ये सर्वांग सम है या नहीं है, कैसा पता करेंगे, ये रूल है इसके, ठीक है। हाँ, दो भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए और बीच का कोण बराबर होना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है, चले आगे। अगला सवाल इसने दिया है, एंगल साइड एंगल, मतलब दो कोण बराबर हो लेकिन बीच में एक भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, और मान लेते हैं मैं 50 डिग्री का है और ये 4 डिग्री का है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 50 डिग्री का है और ये 4 डिग्री का है। ये दो कोण बराबर आ रहे हैं, दो कोण बराबर आ रहे हैं। मैंने बताया सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कम से कम एक भुजा तो आपको जरूरी चाहिए, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, ठीक है, एक से भुजा का होना अनिवार्य है, ठीक है। हाँ, दो कोण आ गए। अब देखो देखिए, इसने बोला है त्रिभुज की के किन्हीं दो संगत कोण बराबर हो। देखो ये दो संगत कोण क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसमें भी 50 है, इसमें भी क्या है, 60 है। दोनों कोणों की बीच की भुजा, अरे दो कोण है, इसकी बीच की भुजा कौन सी है, ये है। ये दो कोण है, इसके बीच की भुजा कौन सी है बेटा, ये है। का अनुपात यदि एक है तो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। अगर मान लेते हैं ये 5 है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 5 है, क्योंकि इनका अनुपात आप एक निकालोगे, कितना आएगा, एक। अगर मान लेते हैं ये 5 है और ये मान लेते हैं आपके सामने, नाम दे देते हैं हम 8, 8 बना दिया मैंने, 5 का 8 बना। अगर ये भुजा 5 है और ये भुजा, देखो दो कोण तो बराबर हैं, लेकिन ये बीच की भुजा का अनुपात देखो, बीच की भुजा ये है और इसकी ये है, क्या इसका अनुपात एक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो इसलिए ये सर्वांग सम नहीं होगा। इसका मतलब दो कोण बराबर होने चाहिए और बीच की भुजा का अनुपात एक होना चाहिए, मतलब सेम ही भुजा होनी चाहिए, तभी तो एक ही आएगा अनुपात, है ना, तभी तो सेम ही आएगा बेटा। भुजा का अनुपात कितना आना चाहिए, अगर मान लेते हैं ये 15 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 15, तभी तो 15/15, तभी तो एक आएगा। आगे बात सुन में, तो ये होता है बेटा, ठीक है। आगे चलो देखिए, आगे क्या है, सर्वांग समाकृति, ऐसी दो ज्यामितीय आकृति हैं जिनका आकार रूप बिल्कुल समान हो, परस्पर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो। अब बेटा मैंने बताया था आकार रंग रूप सेम होना चाहिए। ये दो देखो देखिए, दोनों काले हैं ना, दोनों दोनों की आकृति सेम है। देखो देखिए, दोनों की आकृति क्या है, सेम है, तो एक दूसरे की क्या है, समरूप है।
अब देखो देखिए ये एक दूसरे के ऊपर आधारित भी हो सकते हैं, सेम है, एक दूसरे के ऊपर क्या है ये आधारित है, ठीक है। आगे बात समझ। अब देखो तो देखिए अब मैं दे देता हूँ 5 5 5, एक मैंने वर्ग दे दिया 5 5 5 5। क्या ये दोनों एक दूसरे के सर्वांश में क्या? देखो बुझाएं 5 5 5 अनुपात निकालोगे 5/5 5/5। अरे रिश्ता ही अलग हो गया। यहाँ पे तो हनुमान जी थे, यहाँ पे कोई राक्षस आ गया, ये तो रिश्ता ही अलग हो गया, रिश्ता ही अलग हो गया। इसलिए बोला इसने दो ज्यामितीय आकृति, इसलिए ये सर्वांग नहीं होगा। इसलिए दो ज्यामितीय आकृति जिनके आकार रूप बिल्कुल समान, रूप भी सेम होना चाहिए, आकार भी सेम होना चाहिए, परस्पर एक दूसरे की। इसको आप इसके ऊपर रखते हो, इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठनी चाहिए, फिल बिल्कुल फिट बैठनी चाहिए। आगे बात में जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज ले लिया मैंने, एक तो ये त्रिभुज ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो देखिए दूसरा त्रिभुज, देखिए ये ले लिया, ठीक है। ये दो त्रिभुज है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है सर्वांग समय। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस त्रिभुज को इसके ऊपर से बैठाते हो तो इसके ऊपर से फिट बैठना चाहिए, ठीक है। अब ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं है। इसको सर्वांग सम कैसे मनूंगा, देखो देखिए ऐसे मनूंगा मैं, देखो बिल्कुल एक दूसरे के क्या ऊपर है आध्यारोपित है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर आध्यारोपित है, ठीक है। आगे बस में अध्यारोपित का मतलब वो है क्या बेटा, ये एक डायग्राम है, इसको उठा के आप इधर चेप दो, है ना, इसको उठा के आप, है ना, यहाँ पे चेप दो, ठीक है। आगे बस में तो ये क्या होगी बेटा, सर्वांग सम आकृति होगी जिनका रंग रूप आकृति जब सब कुछ क्या हो सेम हो, भुजाओं का अनुपात कितना आ जाए, एक आ जाए, वो आकृति क्या लगे, क्या लगेगी बेटा, सर्वांग सम आकृति कहलाएगी, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी ही, और आगे हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है बेटा। बाय, टेक केयर, सी यू।